हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिपिल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शैक्षिक अनुसंधान का वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शैक्षिक अनुसंधान का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। जो एजुकेशन रिसर्च है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्रकार है शोध आयाम की दृष्टि से वर्गीकरण और दूसरा है योगदान की दृष्टि से वर्गीकरण। अब इनको हम विस्तृत से पढ़ेंगे। तो पहला है शोध आयाम की दृष्टि से वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑन रिसर्च अप्रोचेस। तो ये क्या कहते हैं कि मुख्यतः अनुसंधान कार्यों में तथ्यों का अध्ययन करने के लिए दो आयामों का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। जो रिसर्च का काम होता है उसमें जो फैक्ट्स होते हैं उनको अध्ययन करने के लिए दो आयामों, दो अप्रोच लगाने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला ये बता रहे हैं अनुप्रस्थ आयाम। ठीक है, ये दोस्तों ये शोध आयाम में पहला पॉइंट है इसका, अनुप्रस्थ आयाम यानी कि क्रॉस सेक्शनल। तो क्या कहते हैं ये कि प्रायः यह शब्द वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। कि ये जो वर्ड है क्रॉस सेक्शनल, ये किससे संबंधित है? ये वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, बॉटनिकल साइंस, यानी जो साइंस में होता है बॉटनी सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड ये शब्द है। जब किसी पौधे से तने, पत्ती अथवा मूल, रूट का अध्ययन करना होता है। जब कोई पौधा होता है, प्लांट होता है, उससे तने, उसका जो तना होता है, उसकी जो पत्ती होती है और उसकी जो जड़ होती है, उसका अध्ययन करना होता है। जब किसी पौधे के उस अंग का कटाव करके अध्ययन कर लिए जाते हैं, तो उस जो पौधा होता है उसके जो भी पत्ती का रिसर्च करना है, जड़ का रिसर्च करना है, तो उसको काटा जाता है और उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। तब उसे अनुप्रस्थ आयाम की संज्ञा दी जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है कि ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, इसकी पत्ती की या फिर जड़ की या फिर तने की। तो उसी प्रकार से एजुकेशन रिसर्च में भी इस तरह की जो काटा पीटी, मतलब उसमें कागज़ों में होती है, वो उसको अलग अलग उसके तथ्य देखे जाते हैं, अलग अलग उसको एंगल से देखा जाता है। तो वहाँ पर ये अनुप्रस्थ आयाम काम आता है। इस कार्य में समय का अधिक महत्व नहीं होता है और ये जो काम होता है इसमें कोई टाइम का अधिक महत्व भी नहीं होता है। अगला है अनुदैर्ध्य आयाम। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अनुदैर्ध्य आयाम, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। तो ये क्या कहता है कि यह शब्द भी वनस्पति विज्ञान से संबंध रखता है। जो ये वर्ड भी जो है ये भी बॉटनी से संबंध रखता है। ऐसी स्थिति में जबकि किसी पेड़ का अध्ययन करके बीज अवस्था से लेकर फल आने तक की अवस्था तक किया जाता है, तो यह अध्ययन अथवा आयाम अनुदैर्ध्य आयाम कहलाता है। कि जब कोई पेड़ होता है तो उसके जब उसकी रिसर्च होती है, उस पर अध्ययन होता है, तो एक बीज से वो पेड़ बन जाता है, वहाँ तक उसका अध्ययन होता है। तो उसको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य आयाम। तो यहाँ पर एजुकेशन रिसर्च इसको कैसे रिलेट करेंगे हम कि शुरुआत से लेकर बच्चे की जो पढ़ाई है, शुरुआत से लेकर जीरो से लेकर उसको जहाँ तक वो पढ़ रहा है वहाँ तक, एक तक उसकी कैसे उसकी परवरिश की जाए, उसको कैसे शिक्षा दी जाए, एजुकेशन में कैसे ऐसे नए नए आयाम जोड़ दिए जाएं, एजुकेशन में ऐसी कौन सी नई नई बातें जोड़ी जाए कि उसको पढ़ाई आसान हो जाए और उसके लिए दिलचस्प हो जाए। तो ये कैसे होता है? अनुदैर्ध्य आयाम यानी कि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच से। तो ये हुए हमारे शोध आयाम की दृष्टि से वर्गीकरण। अब हम देखते हैं योगदान की दृष्टि से वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट क्या है? योगदान की दृष्टि से वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो योगदान की दृष्टि से इसे भी दो भागों में विभाजित किया है। अब इसको भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया है। इसका वर्णन ऐसे है, कैसे? पहला है क्रियात्मक अनुसंधान और दूसरा है मौलिक अनुसंधान। पहला पॉइंट देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान। इसको कहते हैं एक्शन रिसर्च, आप सब जानते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा मुख्यतः स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जो एक्शन रिसर्च होती है उसके द्वारा जो बेसिकली मेन किसका अध्ययन किया जाता है? स्थानीय समस्याएं, जो बेस लेवल पर जो शुरुआती स्तर की जो समस्याएं होती है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास किया जाता है। जो एक्शन रिसर्च होती है उसके द्वारा जो एजुकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या कमियां हैं उनको सुधारा जाता है और उसमें डेवलपमेंट किया जाता है। इससे ज्ञान वृद्धि नहीं की जाती है और जो एक्शन रिसर्च होती है इससे
नॉलेज में वृद्धि नहीं की जा सकती है। इन कारणों ने क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयोगात्मक आयाम अनुसंधान भी कहते हैं। इन कारणों से जो एक्शन रिसर्च होती है उसको प्रयोगात्मक आयाम अनुसंधान भी कहते हैं। तो इसलिए इसको प्रैक्टिकल जैसा मान लिया गया है कि इससे कोई ज्ञान तो मिलता नहीं है, पर उसको बेस शुरुआत से उसकी समझ हो जाती है। अगला है मौलिक अनुसंधान यानी कि फंडामेंटल रिसर्च। इस प्रकार के अनुसंधान से ज्ञान में वृद्धि होती है। जो फंडामेंटल जो मौलिक चीज़ें होती है, जो बेस जो ज्ञान होता है, सही स्तर पर पहुंचा हुआ ज्ञान होता है, मौलिक ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, तो वहाँ पर मौलिक अनुसंधान होता है। इस प्रकार के अनुसंधान से क्या होता है कि जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसमें वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इससे नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन, और इससे क्या होता है कि जो नए नए प्रिंसिपल्स होते हैं उनका आविष्कार होता है, उनका प्रतिपादन होता है। नवीन विषयों की खोज तथा नवीन तथ्यों अथवा सत्यता का प्रतिस्थापन किया जाता है। नए नए सब्जेक्ट्स और उन पर रिसर्च होती है, उनकी खोज होती है तथा नए नए फैक्ट्स जानने को मिलते हैं, और उनमें क्या क्या सत्य है वो भी चीज़ें हमको पता चलती है। मौलिक अनुसंधान को भी निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर जो मौलिक अनुसंधान है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। अब वो भाग कौन कौन से हैं हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। जो पहला है मौलिक अनुसंधान को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, तो वो है ऐतिहासिक अनुसंधान यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके अंतर्गत नवीन तथ्य की खोज की जाती है। जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है इसमें नवीन जो नए नए फैक्ट्स होते हैं उनको खोजा जाता है, उन पर रिसर्च होती है। इन अनुसंधान में इतिहास की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और ऐसे रिसर्च में क्या होता है कि जो हिस्ट्री में जो घटनाएं हुई है, जो भी काम हुए हैं पहले, उनको अध्ययन किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है तथा इसके आधार पर वर्तमान समस्या को समझने का प्रयास किया जाता है। और जो भूतकाल में क्या क्या हुआ, पहले क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उनको समझा जाता है। और जो वर्तमान यानी कि जो प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसके द्वारा उनको सुलझाया जाता है। जो पहले जो हो चुका वो कैसे सही हुआ, उस हिसाब से वर्तमान में जो समस्याएं उनको सही किया जाता है। अगला है प्रयोगात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत नवीन तथ्य तथा नवीन नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसमें जो नए नए फैक्ट्स होते हैं और नए नए जो रूल्स होते हैं उनको लागू किया जाता है, उन पर रिसर्च होती है और उनकी ओर खोजबीन होती है। तो ये किस में आता है? प्रयोगात्मक अनुसंधान में। प्रयोग करके वो उनको लागू करते हैं। अगला है दार्शनिक अनुसंधान यानी कि फिलोसॉफिकल रिसर्च। इसके अंतर्गत नवीन तथ्यों तथा मूल्यों का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो नए नए फैक्ट्स होते हैं और नए नए जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी खोज की जाती है, उनको लागू किया जाता है। शिक्षा को सैद्धांतिक दार्शनिक अनुसंधान से विकसित किया जा सकता है। और शिक्षा को सैद्धांतिक यानी कि जो प्रैक्टिकली जो एजुकेशन होती है, जो मॉरल एजुकेशन होती है, उसको फिलोसॉफिकल रिसर्च से और बढ़ाया जा सकता है। तो ये आज हमने पढ़े हैं शैक्षिक अनुसंधान का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक एजुकेशन रिसर्च। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, और जो भी आपका प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित कमेंट कीजिए, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।